ओ सनमा, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल, जब इंसान जल्दी में होता है ना तो हड़बड़ी तो मचती है और बहुत सारी चीजें जो है वो आप जल्दबाजी में करना भूल भी जाते हैं। जैसे अभी मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई। इट्स ओके, मेरा ख्याल है कि हमारी डिजिटल टीम जो है वो इसको मैनेज कर लेगी टू समहाउ मैनेज। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। खैर जनाब, आज चूंकि हफ्ते का सेकंड डे है, मतलब वर्किंग डे जो है वो सेकंड डे है, तो आज के दिन में आई एम श्योर काम का लोड ज्यादा होगा। लेकिन क्या करें, जब मौसम ऐसा हो तो फिर काम को जी नहीं चाहता। लेकिन चलें, आप काम को पहले निपटा लें, फिर अपने जी को भी जरा आप थोड़ा एंटरटेन कर लीजिए कुछ अच्छे से खाने पीने का एहतमाम करके, क्योंकि जब भी मौसम अच्छा होता है तो दिल चाहता है कि कुछ अच्छा सा खाने पीने में हो, और स्पेशली फ्राइड आइटम्स। तो कोशिश करें कि फ्राइड आइटम्स की बजाय अगर आप एयर फ्राई के साथ कुछ हेल्प ले लें तो आप जरा थोड़ा हेल्दी खा सकते हैं। बट आजकल आपको पता ही है कि हर बंदा जो है वो काफी हद तक इस बारे में कॉन्शियस है, अपनी स्पेशली सेहत को लेकर के। अगर सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है फिर बहुत ज्यादा मसला हो सकता है। तो अल्लाह करे कि आप अच्छी सेहत के साथ रहें, और कुछ जो भी आप की सेहत को अच्छा रखने के लिए लवाजमात की बात है, तो अल्लाह करे कि वो भी आप अच्छे से मैनेज कर सकें, अच्छे अच्छे लवाजमात का एहतमाम जो है वो करते रहें। सो आज के प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पंजाब साइड पे चूंकि बारिश हुई है, तो अब सिंध की साइड पे भी बारिश एक्सपेक्टेड है, कुछ इम्कानात हैं। कराची में भी मतलब जो है वो अब आलूद है, और सऊदी अरब में शदीद सर्दी, सऊदी अरब के बारे में भी खबरें आ रही हैं। ये एक ऐसी बात है कि जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपको पता ही है कि ऐसी खबरें नहीं सुनते थे। इवन सऊदिया में बर्फबारी की भी खबर कभी नहीं सुनी, जो कि हमने पिछले साल सुनी है। तो एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे गिरने का इम्कान और एक्सपेक्टेड है कि बर्फबारी होगी। तो ये बेसिकली जो माहिरीन मौसमियात हैं उन्होंने इस सर्दी की लहर को बूढ़ी औरत की सर्दी करार दिया है। अच्छा, मतलब अरबी में कुछ इसकी टर्म यूज की गई है, जिसको उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब बनता है बूढ़ी औरत की सर्दी। सो इसको एक्चुअली माहिरीन मौसमियात ने बूढ़ी औरत की सर्दी करार दिया है, जो आम तौर पर बहार से कबल आती है। ओके, और रियाद के हवाले से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, और चूंकि सऊदिया के शुमाली और वस्ती इलाकों में दर्जा हरारत जो है वो काफी हद तक गिरने का इम्कान है, नुक्ता इंजमाद से भी एक्चुअली। और बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन इसके असरात जो हैं वो और भी इलाकों में रहेंगे। सुबह के वक्त एक्चुअली टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से भी नीचे जा सकता है आने वाले दिनों में, और वस्ती इलाकों में 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और जनाब बहुत सारे वहां पर ऐसे भी लोग हैं जो टूरिज्म की खातिर होंगे, या बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त सोच रहे होंगे कि अच्छा ऐसा भी मौसम आ सकता है वहां पर। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि पिछले साल भी कुछ ऐसी ही खबरें आई थी। और अब एक्चुअली आपको पता है कि ये कहा जा रहा है कि शुमाली और वस्ती जो इलाके हैं वहां पर टेम्परेचर जो है वो काफी हद तक गिर चुका है, और मजीद इम्कानात हैं कि 0 से भी माइनस में चला जाए टेम्परेचर। ओके, और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है मौसम को लेके आज इस्लामाबाद में? तो खैर क्लाउडी वेदर है। मेरी इस्लामाबाद की टीम भी मुझे इन्फॉर्म कर सकती है बाय द वे कि क्या मौसम की सूरत हाल है। खैर अभी तो बारिश हो रही है मेरे अकॉर्डिंगली, जो मुझे रिपोर्ट मिली है।
मेरे तक जो महकमा मौसमियात की तरफ से रिपोर्ट आई है, तो उसमें अभी इस्लामाबाद का 16 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 16, मिनिमम 12 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 60%, और लाहौर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 20 डिग्री, मिनिमम 16 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 78%, और सियालकोट में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 18, मिनिमम 16 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 72%, और बहावलपुर में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 28, मिनिमम 16 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 51%. सो ये तो कुछ मौसम की अपडेट होगी, बाकी अपडेट आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. और अभी मेरा तो कॉफी का मग आ चुका है, तो मैं अपनी कॉफी एंजॉय करती हूँ. आप तब तक एक बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय करें. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे. सो जनाब, कुछ चैंपियंस ट्रॉफी का भी सिलसिला चल रहा है. अब शायद पाकिस्तानियों के लिए उस तरह से अट्रैक्शन ना रहे, लेकिन हाँ, अब इंडिया जो है ना वो ट्रॉफी नहीं जीतनी चाहिए उसको. ये हमारा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मोटो यही होगा, और आई होप सो कि ऐसा ही हो. बहरहाल बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को लेके काफी सीरियस है. ये तो खैर मैं बात कुछ फनी वे में ले गई, बट एक्चुअली सीरियसली बहुत सारे लोगों की जो दिली ख्वाहिश है वो यही है. और गो कि हमारी टीम को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है. अच्छा, कल ही एक मेरी एक्स कॉलीग थी जो कि एक कोई इंडिया के रेडियो पर उनको एयर होना था और अपनी टीम पर डिबेट करनी थी. और जाहिर सी बात है, जब हमारी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी होगी और हमारी टीम को हमें डिफेंड करना है और उस पर डिफेंड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, स्पेशली सिलेक्शन को लेके बहुत सारे लोगों के सवालात हैं. तो उनका भी सवाल जायज था कि मैं क्या बोलती और मैं क्या इस बात को एंडोर्स करती कि भाई मैं लाइव हूं अगर तो हम मैच जीते, क्योंकि हम थोड़े से जज्बाती भी हैं क्रिकेट को लेके. क्रिकेट हमारे दिलों में बसती है ये गेम, और इस बात को लेके वो भी काफी ज्यादा सेंटी हो रही थी कि यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मैं एयर भी हो रही हूं, बट किस तरह से मैं डिफेंड करूं, किस बात को लेके डिफेंड करूं, और क्या चीज है जिस पर मैं ऐसी पॉजिटिव बात कर सकूं कि हमारी जो टीम है, चले हार भी गई तो इट्स ओके. एट द एंड तो वही बात आती है ना कि तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन फिर भी यार बहुत अरसा हुआ. मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम इंडिया से कोई मैच जीतें और अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीतें, बट ऐसा हो नहीं पाया. एक्चुअली मैं खुद बहुत बड़ी क्रिकेट की फैन थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये तब से सिलसिला थी में बदल गया जब हमारी हार पे हार, और मुझे तो somehow ऐसा लगना शुरू हो गया था कि यार मैं मैच देखूंगी तो बस मेरा हार्ट फेल ना हो जाए. लिटरली इस हद तक मैं बहुत ही ज्यादा जज्बाती होके क्रिकेट को देखती थी. लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा बर्दाश्त भी आ गई है, या फिर ये समझ लिया है कि यार इस खेल को दिल पे नहीं लेना. और हाँ, जब कुछ पाकिस्तान की टीम बेहतर करती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको सराहा जाता है. लेकिन ये ख्वाहिश मेरी बहुत दिल से थी कि यार हम इंडिया से मैच जीतते. और इस पर एक्चुअली हमारे जो एक सीनियर क्रिकेटर हैं, जो कि एक्स क्रिकेटर, वो भी काफी ज्यादा सख्त बरहम हुए, और उन्होंने कुछ 6 बड़े नाम जो हैं वो उनको फारिग करने का मुतालबा किया है पीसीबी को. और यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वसीम अकरम. और क्या किया जाए, बस यही किया जाए कि देखा जाए कि अब और क्या बड़े फैसले जो है वो होते हैं, ये तो वक्त बताएगा. अकलों वाले ताने मारे, ये तो दीवाना है तो भाई कोई बात नहीं, कह लेने दें. कुछ लोग जो है ना उनको शायद आपको ऐसी बातें कह के मजा आता है, या शायद दूसरों को तकलीफ दे के कुछ लोग बड़े खुश होते हैं. और कैसे कर लेते हैं ये मेरी समझ से खैर बाहर है बहुत ही ज्यादा. ये ऐसी सिचुएशन है जिसको मैं तो नहीं समझ सकती. अगर आप समझ सकते हैं तो प्लीज मुझे बता दें कि कैसे हो जाता है ऐसे कि आप किसी को तकलीफ में देखें और आप पुरसुकून रहें.
हो सकता है कि एक कंडीशन ये भी हो कि अगर किसी इंसान ने आपको तकलीफ दी हो तो फिर भी ये मुमकिन नहीं है कि अगर आपको सपोज कोई इंसान बहुत तकलीफ दे के खुद तकलीफ में आया हो और आप ये कहें कि यार मुझे सुख मिला है या मुझे सुकून की नींद आई है या चैन में हूं मैं, ऐसा शायद नहीं, तब भी नहीं हो सकता। ये ज़मीर कैसे इजाज़त दे देगा? क्योंकि आप जब किसी के लिए बुरा खुद सोचेंगे तो इस बात का अगर आपको है कि जैसी सोच होगी, जैसा आप दूसरों के साथ रवैया करेंगे तो वैसा आपके साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि दूसरों के साथ सिला रहमी के साथ पेश आएं। अच्छा, अभी एक मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर ही एक चीज़ बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि गुजरांवाला में एक दुल्हा जिसका वलीमे पर इंतकाल हो गया एकदम अचानक से हरकत कल्ब बंद होने की वजह से। तो जिंदगी तो ये है कि आपको नहीं पता कि आप जब बहुत खुश हैं या बहुत ज्यादा जिंदगी में कुछ कर चुके हैं और आपको लगता है कि यार जिंदगी में सब सही चल रहा है, अचानक से कुछ ऐसा होता है और आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे मुमकिन हो गया। तो मुमकिन हो सकता है क्योंकि हमारे प्लान्स हमें पता है लेकिन रब के प्लान्स सिर्फ रब को पता है, और उसके प्लान्स में बहुत बेहतरी है, बहुत भलाई है, और एक्चुअली जो उसके प्लान्स पर तवक्कल कर लेता है वो जिंदगी में भी कामयाब रहता है और जिंदगी के बाद की जो जिंदगी है उसमें भी उसको सुकून रहता है, खुशी रहती है उसके साथ। सो कोशिश जरूर करें कि आप कभी भी इंटेंशनली तो एटलीस्ट नहीं, अनइंटेंशनल हो जाए तो आपको जब एहसास हो तो जरूर माफी मांगे उस इंसान से भी और उस रब से भी, क्योंकि जब तक बंदों के दिल से वो चीज नहीं निकल सकती कि उसने बुरा किया है, तब तक रब की ज़ात भी माफ़ नहीं करेगी। तो बंदों के हुकूक तो हमें पता ही है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद फरमाया कि मैं बंदों के हुकूक नहीं माफ़ करूंगा, अपने हुकूक माफ़ कर दूंगा। तो बंदों के साथ कितनी ज़्यादा शफकत करनी चाहिए या कितना ज़्यादा हमें अच्छे से चलना चाहिए, ये हमें तब अंदाज़ा होता है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ कोई बहुत बेहतर तरीके से चले, बहुत अच्छे तरीके से चले, हमारे साथ कुछ सिला रहमी वाला मामला हो, हमारे साथ कुछ भलाई का मामला हो। तो भलाई का मामला तो तभी होगा ना कि जब हमारी नीयत दूसरों के लिए साफ होगी, दूसरों के लिए हम बेहतर सोचेंगे। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। वेल, इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इस गाने के बाद करते हैं आपको जॉइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब, चूंकि आपको पता है कि अब कुछ ही रोज बाकी हैं रमजान मुबारक के महीने के स्टार्ट होने में, और एक्सपेक्टेड तो है कि 1 मार्च से पहला रोज़ा होगा, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पाकिस्तान में रमजान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। और चूंकि ये महीना 28 दिनों का है और एक्सपेक्टेड तो है कि सैटरडे जो है उसमें चांद की जो उम्मीद है वो मिल जाए, तो फिर जाहिर सी बात है 2 मार्च को पहला रोज़ा होगा। और पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद जो है वो चूंकि 1 मार्च को नज़र आने का काफ़ी इम्कान है, लेकिन सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमज़ान का चांद नज़र आ सकता है। यस, और आई एम श्योर कि तैयारियां आपकी उरूज पे होंगी। अच्छा, अब तैयारियों से ये मुराद नहीं है कि आप कबाब शबाब बना के रख लें, समोसा वगैरह बना के रख लें, स्प्रिंग रोल्स बना लें और इस तरह की तैयारियां करें। खाना पीना तो इंसान का पूरे साल भर में रहता ही है, लेकिन रमज़ान का जो बेसिकली एसेंस है वो यही है कि हम भरपूर तरीके से इबादत करें और अपने साल भर के लिए वो प्रैक्टिसेस को मेक श्योर कर सकें कि जो प्रैक्टिसेस हमारी रमज़ानुल मुबारक में रहती हैं वो हम पूरा साल प्रैक्टिस कर सकें। और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो कोशिश करते होंगे कि कुछ आदात जो आपको लगता है कि यार ये तो मुझे साल भर में
नहीं इनको साथ लेके चलना अपने, तो जैसे सिगरेट नोशी की जो आदत है वो रमज़ान में एक बेहतरीन प्रैक्टिस है कि आप रमज़ान में उसको प्रैक्टिस करें और फिर आप उसको तर्क कर दें। और इसके साथ साथ आप नमाज की पाबंदी की जो आदत है वो अपनी अच्छी रख सकते हैं। और वैसे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग आई एम श्योर कि नमाज का एहतमाम करते होंगे, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कुरान पाक की तिलावत जो है वो डेली बेसिस पर कुछ लोग नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो वो चीज़ आपकी उस महीने के बाद भी अगर कंटिन्यू रहती है, दैट मीन कि आपने अपनी वो चीज़ जो है उसको सस्टेन करने के लिए कोशिश की है रमज़ान में, कि ये आदत जो है वो आपकी अगले बाकी जो महीने हैं उनमें भी रहे। तो अल्लाह करे कि आप कामयाब रहें। और ये जो खाने पीने की बात है ये तो साल हर साल हम महीनों के महीनों ट्राई करते रहते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं, तरह तरह के पकवान भी पकते हैं। बट अगर आप रमज़ान में जितना सादगी के साथ खाने पीने का एहतमाम रखें और उतना ही ज़्यादा आप जो फोकस है अपनी इबादत पर करें, तो मेरा ख्याल है कि यही एसेंस है जो कि आपको करने की ज़रूरत है कि ये आप मेक श्योर कर सके अपनी ज़िंदगी में। तो जनाब ये तो कुछ मेरा ख्याल है कि आप ट्राई करेंगे, ऐसी बात है जिसको कौन नहीं चाहता कि यार वो रमज़ान की जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको एकदम स्पिरिचुअल होने में भी हेल्प आउट करती हैं और आपकी एक जो रूटीन है उसको भी सेट करती हैं। आप टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है वो रमज़ान से सीख सकते हैं। आप टाइम को अच्छे से मैनेज करके तो ये चीज़ जो बाकी साल के दिन या महीने हैं उनमें भी आप इसको मेक श्योर कर सकते हैं। अपनी जो नींद है उसके हवाले से भी आप काम कर सकते हैं, अपनी इबादत के हवाले से तो आप करेंगे ही। तो बहुत सारे लोगों की ये आदत बन जाती है कि रमज़ान में रात भर नहीं सोना, सहरी करनी है फिर ही सोना है, लेकिन वो लोग जो काम काज पर आते हैं फिर उनकी जो रूटीन है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है। और फिर लोग क्या करते हैं, क्योंकि सहरी के बाद सोते हैं, 2-1 घंटे सोने के बाद आपकी नींद नहीं पूरी होती, तो फिर क्या है ना कि वो सारा टाइम आप लेजी रहते हैं, आपको रोजे का भी एहसास होता है कि रोजा लग रहा है, और फिर आप क्या करते हैं, जैसे ही आप घर में घुसते हैं आपको लगता है कि भाई रोजा लग रहा है, सोना है, तो जैसे ही अजान होगी तो आपकी आंख तब खुलेगी। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है कोशिश करें कि ऐसे ना हो और आप प्रॉपर नींद ले सके रमज़ान में। इफ्तारी करें, नमाज पढ़ें और फिर तरावी का एहतमाम करें, जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, बट उसमें आप एटलीस्ट अपनी नींद भी रखें सहरी से पहले, जितना आपको टाइम मिल सके। और बीच में अगर आप अच्छा और हेल्दी खाना मेक श्योर करते हैं तो उससे ये होगा कि आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और आपकी जो स्किन का ग्लो है वो भी ईद पे आपको लोग प्रेज करेंगे कि भाई आपकी स्किन बहुत अच्छी है, ग्लो कर रही है। तो खैर रमज़ान की कुछ प्रैक्टिसेस की बात की तो एक हेल्दी प्रैक्टिस आपको मैं बताऊंगी कि क्या आप कर सकते हैं, स्पेशली अपनी डाइट के हवाले से। तो चूंकि रमज़ान की आमद से पहले ही ऐसी बातें होना शुरू हो जाती हैं, डिस्कशन में आ जाती हैं कि क्या ऐसा है जो कि आप मेक श्योर करें तो आपका रमज़ान जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और खासतौर पर वो ख़वातीन जो बड़ी एक्टिव रहती हैं, सुपर 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 एक्टिव होने के साथ साथ ट्राई करती हैं कि उनके घर वाले भी एक्टिव रहें, तो ऐसा कुछ खाने पकाने में एहतमाम करें कि जिसकी वजह से उनके घर वालों की जो सिचुएशन है वो भी सुपर एक्टिव रहे। तो जनाब अभी मैं सुनवाऊंगी आपको एक अदद गाना। इस गाने के बल्कि ये सेकंड लास्ट ट्रैक है इस हाफ का, और फिर अगले हाफ में आपको करूंगी ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। Alright, welcome back once again, प्रोग्राम का सेकंड हाफ, और खुशामदीद आप सब लोगों को। उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे, और इनके इस मिजाज थोड़ा सा ठीक नहीं है तो चले मिजाज को ठीक करने की कोशिश कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो सब्जियां और फल हैं उनकी एक रेट लिस्ट जो कि सरकारी रेट लिस्ट है, उसमें
बहुत सारी जो कीमतें हम देखते हैं बढ़ती हुई, उनमें काफ़ी सारी जो कीमतें हैं वो कम हो रही हैं और इससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। दूसरी तरफ थोड़ा सा मूड खराब करती हूँ तो ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ बराए नाम की बात है, क्योंकि जब रमज़ान आता है तो ये तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि फ्रूट्स, सब्जियां सब महंगी हो जाती हैं, इवन दालें भी महंगी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कबाब शबाब बनाते हैं, कुछ लोग चना चाट बनाते हैं या लोबिया के साथ चाट बनाई जाती है। तो इस वजह से दालें, सब्जियां, फ्रूट सब कुछ जो है वो महंगा हो जाता है। ये जो हमें एक सरकारी लिस्ट बराए नाम की हमें नजर आती है, तो एक्चुअली जो सब्जियों या फ्रूट्स वाले ठेले हैं वो लोग उसको फॉलो नहीं करते। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो पोल्ट्री मसनूआत हैं उनको भी हम बेहतर कीमतों के साथ खरीद सकते हैं, या फिर उनके साथ मामला थोड़ा गड़बड़ है या उल्टा है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम पहले से ही तैयार हैं। बहुत सारे लोगों ने तो आई एम श्योर बहुत पहले से तैयारी कर ली होगी, और बहुत सारे लोग तो खैर कमाई ही रमज़ान के महीने में करते हैं। लेकिन जहां पर रिलीफ वाकई में देने की जरूरत है, हम जब लोगों की ईज की बात करते हैं तो लोगों की ईज तो इसी में है ना कि हम अपना फायदा जरा साइड पे करें और लोगों के लिए एटलीस्ट रमजान के महीने में कुछ चीजें जो है वो सस्ती करें, ताकि लोग जो है वो सुकून में आ सकें या सुख का सांस जो है वो ले सकें। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या हम वाकई में जो रमज़ान का एसेंस है उसको फील कर रहे हैं, या फिर हम बराए नाम रमज़ान में कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में सच्चे दिल से या सीरियसली इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि इस दफ़ा आपने अगर किसी को आप रिलीफ दे सकते हैं तो आप की तरफ से जो है वो चूक नहीं होगी, बल्कि आप जेन्युइनली रिलीफ के नाम पे रिलीफ देंगे। तो अल्लाह करे कि आपकी नीयत जो है वो मकबूल हो। आपकी नीयत को अल्लाह ताला की ज़ात जाहिर सी बात है देख रही है। लोगों को तो नहीं पता चलता कि आपकी क्या नीयत है, लेकिन रब की ज़ात को ज़रूर पता होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे सब्जियों वाले, फ्रूट्स वाले, या जो भी ये परचून की दुकान होती है या किराना स्टोर, जो भी ये कोशिश ज़रूर करें कि इस महीने में एटलीस्ट अगर उनके पास इतना बल्क में है सामान कि वो अगर सस्ते दामों में बेचे तो वो उनको नुकसान नहीं होगा। अगर उनको नुकसान नहीं होगा तो अवाम को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये एक बेसिक सी बात है। अब आई होप के लोगों को समझ आ सके। वेल अभी कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, रमज़ान में एक बहुत ही मजे की चीज आप बना सकते हैं, जिससे आप अपनी सेहत के हवाले से बहुत सारी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे पास रहना पड़ेगा। कोई बहुत तामझाम नहीं है, बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको बस 2-3-4 चीजों का एहतमाम करना, दैट्स इट। सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक प्ले करते हैं और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और बाय द वे बहुत सारे वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं प्रोग्राम को, आई एम श्योर कि आप काफ़ी हद तक कनेक्ट हो रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं। बहुत सारे वो लोग जो खामोश रहते होते हैं, कभी कभार उनका दिल चाहता है कि वो भी बात करें, वो भी बोलें। तो ठीक है, अच्छा है, कभी कभार बोल लेना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जो बोलने वाले लोग हैं वो कोई इतने ख़ास पसंद नहीं किए जाते, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को किसी के बोलने से इसलिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उन्हें किस जगह पर किस इंसान के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना है। वो ये टू समहाउ शायद भूल जाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को शिकवा होता है कि ये इंसान तो ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर बात है। अच्छा खैर जनाब, हम बात कर रहे थे कि रमज़ान की आमद है तो एक ऐसी हेल्दी प्रैक्टिस जो कि आपके लिए वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और इसमें एक्चुअली बहुत सारे लोगों को जब फास्टिंग होती है तो
गट के हवाले से इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ड्रिंक है ये चीनी वाला ड्रिंक नहीं है, लेकिन ये बहुत हेल्दी है। और इफ्तारी के बाद सहरी तक आप जितना अपनी ब्रैकेट जागने की रखते हैं, सो उसमें ये ड्रिंक अगर आप मेक श्योर करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इस ड्रिंक में कुछ 2-3-4 चीजें डलनी है। एक तो कुकम्बर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं और उसको आप चाहे तो पील ऑफ कर लें, चाहे तो आप छिलकों समेत उसको जस्ट स्लाइसेस में काट लें। और इसमें जो इसका स्टार इंग्रेडिएंट है वो है चुकंदर, और चुकंदर जो है वो वैसे भी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, और आपकी स्किन के हवाले से भी जो प्रॉब्लम्स है चुकंदर से दूर होते हैं, और गट के इश्यूज भी चुकंदर से दूर होते हैं। सो एक आपने चुकंदर लेनी है, एक आपने खीरा लेना है, और इसमें आप लेमन के जो स्लाइसेस है वो आप काट लीजिए। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें जनाब चिया सीड्स जाएंगे, दैट्स इट। ये 3-4 चीजें हैं, और इस पानी को आप कुछ इफ्तारी से 2-3 घंटे पहले बना के रख लें, और इफ्तारी के बाद इसको आप सिप सिप करके पीते रहेंगे। तो एक तो ये आपकी जो डिहाइड्रेशन है उसको दूर करेगा, और दूसरा अगर आप चाहते हैं कि वेट आपका कम रहे, आप वेट में मैनेज करके रखें रमजान में, चूंकि बहुत सारे लोगों का कंट्रोल नहीं होता खाने पे, तो वो कुछ ओवरलोड हो जाते हैं खा पी के, तो आपके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। स्पेशली अगर इसमें आप सी सॉल्ट ऐड कर लें तो आपको थोड़ा सा टेस्ट भी मिल जाएगा, बट सी सॉल्ट से आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी पूरे होते रहते हैं। तो अगर आप वर्कआउट करके इस ड्रिंक को इस्तेमाल करेंगे तो आप को अपनी जो एक्स्ट्रा फैट है जो बॉडी में, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, उसको कट करने में बहुत जल्दी आप उसको कट कर सकते हैं। बहुत हेल्प मिलेगी आपको इस ड्रिंक के साथ। तो ये एक तरह का डिटॉक्स ड्रिंक है, लेकिन इससे आप को डाइजेशन का इशू नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा, आपको वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और आपकी जो पानी की कमी हो जाती है उसकी वजह से स्किन जो है वो आपकी ड्राई हो जाती है, तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपकी स्किन भी आपको अच्छा रिस्पांस देगी। तो एटलीस्ट आप एक दफा ट्राई जरूर करके देखें, बल्कि रमजान से पहले ही इसको ट्राई कर लें ताकि आप को आदत हो जाए। और ये तो खैर मेरे घर में भी डिटॉक्स वाटर की रेसिपी जो है वो फॉलो की जाती है, तो मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है ये पानी। और इसको पी के आपको वाकई में लगता है कि आप हल्का फुल्का महसूस करें। अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत सपोज हैवी कर लिया, हम चाहते हैं ना कि कुछ हैवी खा के तो कुछ उसके बाद काली पीली लाल बोतल पी लें तो शायद थोड़ा सा वो खाना नीचे हो जाए। तो एक्चुअली आप कुछ बहुत हैवी खा के ट्राई करके देखें मेरे कहने पे, तो आप इस पानी को पिएं, आपको एकदम लगेगा कि आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो गए, आपको एकदम रिलैक्स जो फीलिंग है वो मिलेगी। तो प्लीज ट्राई जरूर करें। मैं तो खैर रमजान से पहले ही ट्राई करती हूँ, और अक्सर औकात हफ्ते में 1-8 दफा ये जरूर मैं पीती हूँ। तो आप ट्राई करें कि इसको डेली बेसिस पर अपनी रूटीन में शामिल कर सकें, और डेफिनेटली इससे आपको फायदा होगा। तो आप फिर इस ड्रिंक को रमजान के बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अभी के लिए मेरे पास एक और ट्रैक है, एंड इस गाने के बाद यकीनी तौर पर मैं आपको करने वाली हूँ ज्वाइन। बहुत सारी और बातें बाकी हैं, उनको भी शामिल करूंगी। सो फिलहाल सुन लेते हैं इस गाने को। कदी कदी हो तो फिर तो ठीक है, बट नॉट ऑल द टाइम। वेल जनाब, जरा कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात कर लेते हैं। तो दुबई की बात करें तो दुबई में वीजा दरखास्तों के लिए नया तेज तरीन AI सिस्टम सलामा मुतारिफ हो चुका है, और ये सिस्टम 40 से ज्यादा जुबानों को सपोर्ट करता है, और मुस्तकबिल में मजीद जुबानें जो है वो शामिल की जाएंगी। और मुत्तहिदा अरब इमारात ने वीजा तजदीद
और दीगर इकामाती जो खिदमात है उसको मजीद आसान और तेज बनाने के लिए AI का जो इस्तेमाल है वो किया है, और इसकी वजह से वीज़ा की जो भी पहले प्रॉब्लम्स होती थी वो अब नहीं होंगी। और ये सिस्टम एक्चुअली आपको मैंने बताया है कि 40 से ज़ायद ज़ुबानों को सपोर्ट करेगा आने वाले दिनों में। बट यूएई के पास लॉग इन करने के बाद सिस्टम खुदकार तरीके से सारिफ को तफसीलात शनाख्त करता है और दस्तावेजात दिखाता है और फौरी तजदीद की सहूलत फराहम करता है। ये मतलब कुछ सेकंड्स की गेम है, और इस कदर वीज़ा के हवाले से ये जो सर्विस है वो तेज़ी के साथ होगी कि हर बंदा जो है वो उसके लिए ये सहूलत है। और ये सिस्टम जो है वो मुस्तकबिल में कंपनियों के लिए भी खिदमात फराहम करेगा, जिससे दुबई की जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी है उसको मजीद फरोग मिलेगा। ओके और इसके अलावा जनाब कुछ और इंटरनेशनल मैटर्स हैं जिसमें आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कुछ तो अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा नजरें टिका के बैठे हैं। बट अभी अगर हम बात करें ज़रा इलॉन मस्क की, तो इलॉन मस्क की पॉलिसियों पर अमरीकी एजेंसीज का रद्द-ए-अमल सामने आया है और मुलाजमीन को इंतबाह जारी। ओके और जनाब ट्रम्प क्या कह रहे हैं? यूक्रेन रूस जंग के हवाले से तीसरी आलमी जंग का खतरा जो है वो बन सकता है। सदर ट्रम्प की जो ये स्टेटमेंट है सामने आई। और इसके अलावा जनाब जनूबी अफ्रीका में शदीद बिजली का बहरान, मुल्क भर में ब्लैकआउट का खतरा। ओके हम बिजली की बातें करते हैं ना, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है। दुनिया में जाके देखें, लिटरली मेरी एक रिलेटिव हैं हमारे जानने वाले, और वो काफ़ी अरसे से बाहर हैं। उनकी मतलब फैमिली तकरीबन ऑलमोस्ट सारी फैमिली जो है वो बाहर है, और जब भी वो खैर रूट्स तो उनकी पाकिस्तान से ही हैं और वो पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। तो लिटरली उनका ये कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है, बस हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है कि पाकिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, ये बात तो सही है कि बहुत सारी चीजों पर कंप्लेन है, बट अगर हम इस बात को दुनिया के तनाजुर में देखें तो हमारे पास बहुत कुछ है। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो सुकून, जो रिलीफ अपने मुल्क में है वो कहीं और नहीं मिलेगा। ये आप जब दुनिया को देखेंगे, दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको इस बात का अंदाजा खुद ही हो जाएगा कि ये जो मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। तो ट्रस्ट मी, जो है उस पर शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो शायद नहीं, यकीनन हमारे पास वो भी कुछ होगा जो हम नहीं इमेजिन कर सकते। Alright, welcome back once again. Well, जनाब टर्की के हवाले से अगर बात करें, अच्छा सिर्फ टर्की में ही नहीं बल्कि आज़रबाईजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मतलब इन एरियाज में बहुत हद तक एक जो ट्रेडिशन है वो ये है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी से पहले आप एक अलग घर अफोर्ड करें ताकि आप अपने पार्टनर के साथ अलग रह सकें। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, और कुछ लोग इस सिस्टम को पसंद नहीं करते, कुछ लोग चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर सिस्टम में रहे। बट ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसमें जहां पर कुछ लोगों को लगता है कि भाई नुकसानात ही हैं तो फायदे भी हैं। अच्छा, अब मैं इसकी फेवर में बात नहीं करी। अब एक्चुअली हुआ ये है कि रिसेंटली इस बात को बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट करार दिया है कि अगर टर्की में आप हैं और टर्की में शादी करना चाहते हैं, सपोज आप पाकिस्तान से भी अगर हैं, तो आपके लिए एक अलग घर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप शादी नहीं कर सकते। तो जनाब अब टर्की ने तो खैर इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया है कि जो सेपरेट होम है वो नए शादीशुदा जोड़े के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको कह सकते हैं एक तरह से मैंडेटरी करार दिया है। तो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से इस बात को कंसिडर करते हैं कि क्या न्यूक्लियर सिस्टम ज्यादा बेहतर है या जॉइंट फैमिली सिस्टम। और ठीक है, पाकिस्तान में चूंकि
जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत ज्यादा खुश खुरम भी रहते हैं, बहुत ज्यादा फैमिली वैल्यूज भी होते हैं, रिस्पेक्टफुल तरीके से आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। और बड़ों के मुझे लगता है कि जब हम साय में रहते हैं, बड़ों के मशवरे के साथ जिंदगी में कोई कदम उठाते हैं तो उसमें बरकत भी होती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों पर जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से फैमिलीज जो है वो डिस्टर्ब भी होती हैं, और स्पेशली जो नया शादीशुदा जोड़ा होता है उसको एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उन पर इन्फ्लुएंस इधर उधर से थोड़ा ज्यादा होता है। तो जब कोई इधर उधर से इन्फ्लुएंस करने वाले लोग नहीं होते और आपको एक दूसरे के साथ बॉन्ड को अच्छा करने का टाइम मिल जाता है, या उसको स्ट्रॉन्ग करने का टाइम मिल जाता है, या एक मार्जिन आपको मिलता है, तो आपका रिलेशनशिप आपको समझ आता है कि किस तरफ जा रहा है। तो इस पर आपकी राय मुझे लाजमी चाहिए होगी, क्योंकि अब तो खैर पाकिस्तान में भी ये चीज पसंद नहीं की जा रही। फोकस किया जाता है कि अगर शादी हो तो लड़का सेपरेट हो, चाहे वो इकलौता ही क्यों ना हो। और कुछ लोग तो इकलौतों से बहुत डरते हैं कि भाई जो इकलौता होता है उससे तो शादी करना मतलब बहुत परेशानी को मोल लेने की बात है, क्योंकि उसका घर में जो सीन है वो थोड़ा और तरह का है। और कुछ जो लड़के होते हैं जो कि मम्मीज बॉय होते हैं उनका भी सीन थोड़ा ऑफ होता है, क्योंकि वो शायद स्टैंड ही नहीं ले सकते, उनको शायद स्टैंड लेना ही नहीं आता। अब ठीक है, माँ बाप की रिस्पेक्ट अपनी जगह पर, माँ बाप ने अपनी जिंदगी गुजार ली होती है, और मुझे लगता है कि जब आप अपने बच्चे की खुशी के लिए उसकी जिंदगी में एक बड़ा फैसला लेते हैं तो उसमें इतना मार्जिन जरूर होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में जिसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने का सोच रहा होता है तो उसको थोड़ा सा लेवरेज मिले कि वो उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सके। बाकी मेरा ख्याल है पता चल जाता है कि कौन किस तरह से रहने वाला है और कौन किस हद तक आपके साथ जा सकता है और कौन नहीं जा सकता। तो ये इंसान का मिजाज बहुत अच्छे तरीके से समझा देता है। तो मैं एक्चुअली जानना चाहूंगी कि आपकी फेवर जो है वो किस तरफ है, जॉइंट फैमिली सिस्टम को या फिर सेपरेट सिस्टम को या न्यूक्लियर सिस्टम को। आप किस सिस्टम को जो है वो प्रमोट करते हैं और क्यों प्रमोट करते हैं, क्या उसके फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, ये मैं वाकई में जानना चाहूंगी। 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, और चाहें तो कॉल के जरिए भी इस पर बात कर सकते हैं। 0423640807 ये वो नंबर है जिसको आप डायल करें तो आपकी मेरे साथ बात जो है वो डायरेक्टली हो सकती है। सो फिलहाल अभी एक ट्रैक करेंगे प्ले और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। वेल अदील, थैंक यू सो मच शामिल होने के लिए। और एक्चुअली आप के ओपिनियन से मैं कुछ हद तक इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन हाँ अगर एक चीज आपको भी फील होती होगी कि अगर फैमिली की वजह से शादीशुदा जो जोड़ा, जो कि बिल्कुल नया जोड़ा, जिसको एक दूसरे के साथ एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, और टू समहाउ अगर फैमिली उसमें रुकावट बनती है या फैमिली की वजह से उनके बीच में कुछ इख्तलाफात आते हैं और वो रिश्ता जो है वो मजीद मजबूत नहीं हो पाता, तो फिर इस सिचुएशन में आपको एक न्यूक्लियर सिस्टम की तरफ जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, अगर आपकी फैमिली आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है और इस बात को अंडरस्टैंड कर रही है कि शादीशुदा जोड़ा जो है उसको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, तो व्हाई नॉट, उस सिस्टम में भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। और एक्चुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर सपोज दोनों वर्किंग हैं, वर्किंग पोजीशन पर हैं, तो आप अपनी जो जिम्मेदारियां घर की वो अपने बड़ों पर भी डाल सकते हैं इस बात को लेके, क्योंकि बड़े जो है वो आपसे जब अपने प्यार का इजहार करते हैं या अपनी अफेक्शन दिखाते हैं तो आपका वो आपकी एब्सेंस में भी ख्याल रख रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में एक तरह से कह सकते हैं कि मिक्स्ड ओपिनियन है कि एक जो
ग्रुप है वो ये कहता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर है, उसके बहुत फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं। जब आप एब्सेंट होते हैं, सपोज आपके बच्चे हैं तो बच्चों की देखभाल हो जाती है, अगर आपको हेल्प चाहिए होती है तो आपको हेल्प भी मिल जाती है, अगर आप सपोज किसी परेशानी में हैं तो एकदम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक यूनिट की तरह सब आपको दिखाते हैं कि आपके साथ खड़े हैं। और एक ग्रुप जो है उनको न्यूक्लियर सिस्टम की बेहतर समझ आती है। तो बात वही है कि जो चीज आपकी जिंदगी में बेहतरी ले आए, जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो और आपके रिश्ते बेहतर हो, चाहे आपका स्पाउस का रिश्ता है, चाहे आपके फैमिली में और जो एक्सटेंडेड लोग हैं, एक्सटेंडेड जो फैमिली है वो, अगर वो आपके साथ एक बेहतर बॉन्ड में है, एक बेहतर ताल्लुक में है, तो फिर जो सिस्टम आपके लिए फिजिबल है, जो आपको सूट करता है, जस्ट गो फॉर दैट। एंड आई एम श्योर कि उससे आपकी जिंदगी में एक बहुत मेजर और बेहतर फर्क जो है वो नजर आएगा। सो इसी नोट के साथ अब इजाजत चाहिए मुझे आप सब लोगों से। आप बस अपना ख्याल रखें, अपने रिश्तों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि दूसरों के लिए आसानी का मामला पैदा कर सकें। आसानी दूसरों के लिए जब आप फराहम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए भी मामला बहुत आसान हो जाएंगे। सो जिंदगी ने इजाजत दी तो डेफिनेटली कल दोबारा से होगी मेरी आपकी मुलाकात। सो कल तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पमान। This is Mira FM 107.4.